नमस्कार दोस्तों। आज एक अमेजिंग प्रॉब्लम पाथफाइंडर फिजिक्स की बुक से, चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस में आने के लिए एकदम इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये जेई एडवांस के अंदर में किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल फ्रिक्शन क्या होता है, एक्सियल फ्रिक्शंस क्या होते हैं और कैसे कैसे उसके कंपोनेंट होते हैं। एक नया टाइप का क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं उन पे बेस्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही देखे गए हैं कि जेई एडवांस में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू इंसर्ट इनटू और ड्रॉ आउट अ सिलिंड्रिकल रॉड tightly fitted in a circular hole, a usual practice is to apply a necessary axial force, push to insert and pull to draw out, and simultaneously rotate the cylinder. Moreover, we do it in steps because by hands we cannot continuously rotate the rod. How does this technique work? पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कि let in each step of duration delta t the rod rotates at a constant angular velocity t omega and advances axially by a constant linear velocity v under the action of a constant axial push F. Find the torque applied on the cylinder. Radius of the rod is R. Okay. तो कहने का मतलब ये हमने देखिए घरों में भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर मेरे को किसी चीज़ में इंसर्ट करना है तो मैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं और थोड़ा सा उसको रोटेट करते हैं। तो हम देखते हैं रोटेट करने से वो इजीली अंदर चला जाता है। क्वेश्चन भी यही है कि रोटेट करने से होता क्या है एक्चुअली, कि वो रॉड जिस चीज़ में हम अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अंदर इजीली चला जाता है। इजीली ये हमको थोड़ा कम फोर्स लगाया जाता है या जो फोर्स हम लगा रहे थे उसी फोर्स में वो अंदर चला जाता है। तो देखते हैं, एक फिगर देखिए। हाँ, ये जो है एक फिगर है, ठीक है, कि ये एक रॉड है जो कि इस रॉड को मुझे इस प्लेट में अंदर डालना है। ये सिलिंड्रिकल रॉड है। तो इसमें मैं एक यहाँ पे हाथ से पकड़ के इसमें अंदर की ओर एक पुश लगाऊंगा, जिस पुश को ये एफ बोल रहे हैं। अब जब मैं इसको अंदर की ओर एक पुश लगाता हूँ तो इसको रोकने वाला कौन है? एक फ्रिक्शन फोर्स है Fk1 जो कि इस पे बाहर की ओर एक लगता है अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और रॉड। तो ये Fk1 का क्योंकि काफ़ी सकरी जगह है, काफ़ी नैरो स्पेस है जिसमें कि डालना इजी नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि नॉर्मल होती है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो Fk1 इज सिंपली क्या है मेरा? Fk1 इज़ म्यू इंटू एन। तो एन चूँकि काफ़ी ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, इसके लिए मैं इजीली अंदर नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पे ये जो है सरफेस ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि मैंने देखिए Fk2 दिखाया हुआ है। तो अभी दो फ्रिक्शन लगेंगे, एक तो Fk1 लगेगा इस डायरेक्शन में और Fk2 लगेगा अलॉन्ग द पेरीफेरी, अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो जो मेरी सिलेंडर रॉड है, एक तो मेरा ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स और एक मेरा फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अभी जो मैंने ये Fk1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखा हुआ है, ये देखिए म्यू एन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? म्यू वन इज इक्वल टू Fk1 स्क्वायर प्लस Fk2 स्क्वायर, क्योंकि Fk1 Fk2 दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, अंदर की ओर नॉर्मल है। ये देखिए यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन, अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करें कि अंदर है तो नॉर्मल अंदर की ओर आएगा इस प्लेट के अंदर की ओर, और इधर बाहर की ओर Fk1 और टेंजेंशियल डायरेक्शन में Fk2, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है।
ये आपका एफ के वन की डायरेक्शन हो गई और ये आपकी एफ के टू की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अभी म्यू इंटू एन क्या हो जाएगा, एफ के वन स्क्वायर प्लस एफ के टू स्क्वायर। अच्छा, अब इस इक्वेशन देखिए, चूँकि ये मेरा एफ के टू भी पिक्चर में आ गया है, इसकी कुछ वैल्यू रहेगी, तो इस एफ के टू के आने से मेरी जो एफ के वन की वैल्यू है वो थोड़ा कम हो गई या कंसिडरेबली कम हो गई। वो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एफ के टू। एफ के टू जितना तेज़ी से मैं घुमाऊँगा उतना ये एफ के टू ज़्यादा रहेगा और उतना ही मेरा एफ के वन कम हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द एफ के वन एंड द ट्रिक वर्क्स। तो जैसे ही आपका एफ के वन कम हो गया, एक्चुअल जो आपको रेजिस्टेंस आ रहा था इस प्लेट से वो थोड़ा कम हो गया, तो आपने इजीली इस प्लेट को बाहर अंदर इंसर्ट कर दिया या इजीली इंसर्ट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको थोड़ा देखना है कि फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एफ के वन एफ के टू हो गया, तो उससे मेरा जो एक्सियल फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम हो गया और मैं प्लेट को, क्योंकि प्लेट को मेरे को ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है इसको मुझे एक्सियल मोमेंट ही देना है अंदर की ओर, तो जो इसको अपोज करने वाला फोर्स है ये जो कि फ्रिक्शन फोर्स है और तो कोई फोर्स नहीं है, उसको मैं अगर कम कर तो इस एफ के वन को बेसिकली मैंने कम कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको कम किया तो मैंने जो ये फोर्स लगा रहा था इस सिलिंड्रिकल रॉड को बाहर अंदर की ओर पुश कर देगा। सिमिलरली आप पुलिंग के टाइम पे भी सेम लॉजिक्स आप दे सकते हैं। ओके, अच्छा अब बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट, तो देखिए बी पार्ट क्या बोल रहा है कि उन्होंने कुछ तो फोर्स एफ लगाया, एफ लगा के ड्यूरेशन डेल्टा टी समथिंग समथिंग वेलोसिटी ओमेगा। अब ये क्वेश्चन पता नहीं, थोड़ा सा एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि बाद में तो देखिए क्या बोलता है, एक फोर्स लगाया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी वी से अंदर गया डेल्टा टी समय के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क लगेगा तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं आ रहा, मतलब नेट टॉर्क तो उस दौरान जीरो ही है। तो जब तक इस पर ओमेगा या वी इसने अचीव किया तब तक की कंडीशन मैं एज्यूम करता हूँ। देखिए एफ़ को मैं अभी क्या है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी और टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, कितना टॉर्क लगाया। तो बेसिकली देखिए एफ इज इक्वल टू मैंने डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा, यहाँ से डेल्टा टी मेरा क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन एफ। तो डेल्टा पी इज़ नथिंग, शुरू में मोमेंटम ज़ीरो है, बाद में एम वी है, तो एम वी डिवाइड बाई एफ हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, डेल्टा एल डेल्टा टी यहाँ देखिए एम वी बाई एफ, तो डेल्टा टी एम वी इंटू एफ ऊपर चला गया। अब डेल्टा एल को मैं एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखूँगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखते समय मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो सिलेंडर है दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज़ अ हॉलो सिलेंडर, जो कि सिलेंडरिकल रॉड को मैं अंदर डाल रहा हूँ, दैट इज़ हॉलो सिलेंडर, दिस इज़ नॉट अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड होगा तो ये हाफ हो जाएगा। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा लिखा मैंने, यहाँ पे पुट किया वैल्यू, तो ये टॉर्क की वैल्यू मेरी निकल के आ गई एफ ओमेगा आर स्क्वायर वी। तो देखिए अब क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डेल्टा टी वगैरह दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और एंगुलर वेलोसिटी भी दी ओमेगा दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि ये क्वेश्चन शायद हमको डी पी बाई डी टी ये टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी का यूज़ करना पड़े, क्योंकि और भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, म्यू वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो आपको जो भी आपका आंसर है वो आपका एफ आर ओमेगा और वी के टर्म्स में ही निकालने का है। तो वहाँ से एक फीलिंग आती है कि आप ये इक्वेशंस को यूज़ करके ये आप आंसर बना सकते हैं। ओके, आशा है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इसको आप अपने से ज़रूर लगाइए, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, बिना सॉल्यूशन को देखे आप अपना खुद के थॉट्स इस पे दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी जेईई एडवांस या इस टाइप की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ सकता है। चलिए बाय बाय।